1290 से लेकर 1924 तक ऑटोमन साम्राज्य रहा, लगभग 700 साल। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य मुस्लिमों का था। ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप। इस्तांबुल वहां का सबसे बड़ा शहर है, टर्की का। अब इनके साथ समस्या क्या है कि ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब इनके राष्ट्रपति बनने की कोई संभावना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है निखिल मोदी। दोस्तों, अगर हम बात करें इस्तांबुल, तो पढ़ाई में खास करके इतिहास में हमने ये शब्द सुना है। आज उसी की हम चर्चा एक बार फिर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस्तांबुल आज के दिन चर्चा में है। तो क्या है वो चर्चा और क्या है पूरा मामला, वो जानते हैं। और ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजकीय और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जब हम इस्तांबुल की बात करते हैं तो साथ ही में याद आता है तुर्की। और तुर्की है जब हम बोलते हैं तो मतलब एक मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है। और वही देश है जहाँ पे पिछले 2 दिन से कुछ जो चहल पहल बढ़ी है और पूरी विश्व की नजर आज उस पे है। क्या है वो मामला? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री का बैकग्राउंड थोड़ा सा जान ले तो अच्छा रहेगा। 1290 से लेकर 1924 तक ऑटोमन साम्राज्य रहा, लगभग 700 साल। इस बीच में कई परिवर्तन हुए, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य मुस्लिमों का था। ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप। बहुत बड़ा था। 1924 में पहले विश्व युद्ध के बाद में ये साम्राज्य खत्म हो गया। और इसकी खासियत ये थी कि ये साम्राज्य का जो नेता था वो सुल्तान कहलाता था। और इसके अलावा वहां पर एक खलीफा भी हुआ करता था। आपको याद होगा, भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 के आसपास। वो जब सुल्तान की पोस्ट खत्म कर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप के देशों में, खासतौर से ब्रिटेन में, तो उसके साथ साथ सुल्तान के साथ साथ खलीफा की पोस्ट ऑफिस भी खत्म हो गया। खलीफा का ऑफिस ये समझिए कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु के अगले दिन से शुरू हुआ था, सन 632 में। वो जब से इस्लाम की स्थापना हुई वो 1924 में खत्म हो गया। मतलब लगभग आप समझिए कि 1400 साल तक रहा वो। तो इससे मुसलमानों में, पूरी दुनिया में, खासतौर से सुन्नी मुसलमानों में बहुत विरोध हुआ था। और उसी के चलते भारत में भी खिलाफत आंदोलन हुआ था। सो गांधी जी ने सपोर्ट किया, वो एक अलग मामला है। अब क्या, 1924 में जब वहां की सल्तनत खत्म हो गई, खिलाफत खत्म हो गई, तो जिस व्यक्ति ने वो खत्म किया था, मुस्तफा कमाल पाशा, वो आर्मी के ऑफिसर थे और यूरोप में पले बढ़े थे। तो उन्होंने वहां पर डेमोक्रेसी शुरू की टर्की में लाने की कोशिश। हाँ, आज टर्की की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। और उसमें अभी भी 100 साल पुरानी पार्टी मुस्तफा कमाल पाशा की, जो CHP कहा जाता है, जो रिपब्लिकन पार्टी कह सकते हैं उसको, वो अभी भी वहां पर जिंदा है। और उसी के नए मेयर इस्तांबुल वहां का सबसे बड़ा शहर है टर्की का। तो वहां के जो नए मेयर अभी 2-3 साल पहले आए हैं, उनका नाम है इमामोग्लू। इमामोग्लू वो बड़े लोकप्रिय हुए हैं। और उनको अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, उनके कंप्यूटर के रूप में देखा जा रहा है 2028 में के आने वाले चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में। तो इससे वो घबराए हुए हैं, अर्दोगान घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जब वो स्वयं मेयर थे इस्तांबुल के, तो अर्दोगान पहले रह चुके हैं। हाँ, तो अब उसी जगह से एक दूसरा कंपटीटर उनका शुरू आ गया है। तो बड़े घबराए हुए, उनको मालूम है कि इस्तांबुल का जो मेयर होता है काफी लोकप्रिय भी है, वो लोकप्रिय भी है। तो उससे घबरा गए हैं। तो अभी पिछले हफ्ते जब ये घोषणा की CHP पार्टी ने कि उनके मतलब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो इमामोग्लू को खड़ा करेंगे, तो इससे वो घबरा गए। इसके 2-3 दिन पहले ही उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और चार्जेस लगाए उन पर कि आतंकवाद का समर्थक है, भ्रष्ट है, वगैरह वगैरह। उनको जेल भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद 1 हफ्ते से वहां पर बवाल थमा नहीं है। पूरे टर्की में लाखों लोग दिन रात इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनके साथ समस्या क्या है कि ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं,
2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब इनके राष्ट्रपति बनने की कोई संभावना नहीं है एर्डोगान की। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मतलब 2028 के पहले ही चुनाव करवा ले, ताकि उनको ये नहीं लगे कि 2 टर्म पूरे कर लिए उन्होंने, वो आइंदा 5 साल तक बैठ जाए। हाँ, वो आगे 5 साल तक। अब इस मामले में संघर्ष चल रहा है। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, 2011 में मुस्लिम मुल्कों में एक अरब स्प्रिंग के नाम से कई देशों में, टूनिशिया में, जॉर्डन में, सब जगह पर कई मुस्लिम देशों में जो राजशाही थी उसके खिलाफ आंदोलन हुए थे। यहाँ पर राजशाही नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी को फिर से स्थापित करने के लिए ये प्रयास चल रहा है टर्की में, और इससे ये घबराए हुए। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो हैं। एक जानना चाहते हैं, दर्शकों को भी शायद इससे जानने में रस होगा। जब आपने बताया कि ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हुआ 1924 में, तो उसके बाद से लोकतंत्र स्थापित है। हाँ, तब से लोकतंत्र इतना, मतलब टर्की अकेला ऐसा उदाहरण था जो मुस्लिम देशों में जो जहां पर डेमोक्रेसी थी, बाकी किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। दूसरी बात, टर्की से, ऑटोमन एम्पायर से जो देश अलग हुए उनके टूटने के बाद में, वो है सऊदी अरब, इजिप्ट, फिर आपका जॉर्डन है, सीरिया है, बहुत सारे ऐसे देश है जो उसमें से अलग हुए। अब एर्डोगान पिछले 4-5 साल से कोशिश कर रहे थे कि ऑटोमन साम्राज्य को फिर से स्थापित किया जाए, रिवाइवल करना चाहते थे। इसका भी उनका मुस्लिम वर्ल्ड में बड़ा विरोध है, क्योंकि कोई भी देश वापस ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बिल्कुल, स्वतंत्र देश है वो। तो ये भी एक उसमें बार बार वो इस्लामिक यूनिटी, इस्लामिक ब्रदरहुड और इसकी बातें करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह की। लेकिन मुझे लगता है अब उनके दिन पूरे हो गए। मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें एर्डोगान का ज्यादा दिन तक सत्ता में बने रहना मुश्किल लगता है जी। क्या मान सकते हैं कि अभी तुर्की में लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र खतरे में है अभी ऐसा कहना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने 1200-1300 लोग अरेस्ट किए हैं पिछले 1 हफ्ते में, उसमें बहुत सारे पत्रकार भी हैं। अच्छा जी हाँ, टर्की में। और एर्डोगान पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की, अभी वहां पर गोली वगैरह नहीं चली है, तो किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, लेकिन प्रदर्शन जिस ढंग से बढ़ते जा रहे हैं। आपको वही पूछ रहा हूँ कि जो पिछले 2 दिन से हम जो मतलब न्यूज में देख रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में जो वहाँ की पब्लिक है वो रास्ते पे उतर आई है। बिल्कुल, रशिया, इस्तांबुल का हमने देखे हैं। तो मतलब क्या वो संकेत क्या देना चाहते हैं? क्योंकि हाल ही में अगर एशिया की बात करें तो हमने देखा है कि श्रीलंका की स्थिति, बांग्लादेश में, पाकिस्तान की, अपने सभी पड़ोसी देश है, वहाँ पे ऐसी माहौल पिछले 2 साल में हमने देखे हैं। तो क्या ऐसी कोई स्थिति मिडिल ईस्ट में आ सकती है? टर्की में वहाँ पे भी हमने देखा है, जैसे सीरिया की बात करें। हाँ, सीरिया में हो ही गया ना। तो टर्की में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से उनका विरोध हो रहा है। आपको एक बात बता दूं मैं कि रशिया में भी गोरबाचोव के जमाने में 1990 के पीछे पहले की बात है, वहां पर भी मॉस्को में एक व्यक्ति मेयर बन के आया था। अच्छा है, बोरिस येल्सिन नाम था उनका। बोरिस येल्सिन। और तभी मैंने उस समय लिखा भी था कि बोरिस येल्सिन गोरबाचोव को टक्कर देंगे। टक्कर कर दी उन्होंने, हाँ, पूरा खत्म ही कर दिया उन्होंने, सोवियत संघ ही खत्म हो गया। वैसी स्थिति यहाँ पर भी आ सकती है। टर्की में और डिवाइड हो सकता है, टर्की और भी डिवाइड हो सकता है, ये भी संभावना है जी। और एक आखिरी सवाल ये भी है कि मतलब ये जो माहौल अभी मिडिल ईस्ट का है, अमेरिका किस नजरिए से नजर बनाए रखे? हाँ, टर्की के मतलब खासतौर से एर्डोगान के राष्ट्रपति बन के हटने से, राष्ट्रपति पद से हटने से बहुत सारे लोग खुश होंगे। उसमें सऊदी अरब भी है। आपको याद होगा 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले यही एर्डोगान ने जो नॉन अरब देश है उनका एक यूनिटी बनाने की कोशिश की थी। बिल्कुल, है ना, जिसमें पाकिस्तान था, मलेशिया था और टर्की तो खुद था ही, इसे 3-4 देशों ने, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाया उनका एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा नहीं कि एर्डोगान का विरोध केवल अपने ही देश में है, ऐसा नहीं है, विदेशों में भी बहुत विरोधी है। तो मुस्लिम देश भी बहुत सारे चाहते हैं कि एर्डोगान जाए। अच्छा, हाँ, तो वो बड़े खुश होंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे हमने देखा कि तुर्की में हालात है वो काफी गंभीर हैं, और शायद आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि तुर्की की आने वाली स्थिति है वो कैसे रहेगी। लोकतंत्र बना रहता है या फिर उसमें भी कुछ डिवाइड एंड रूल जैसी पॉलिसी होती है। तो वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो दर्शकों ने जो तुर्की के हालात है उसके बारे में जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।
મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.